नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 12 रानी। लेखक है महादेवी वर्मा और साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। बच्चों, अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में देखेंगे। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। तो एक दिन लेखिका महादेवी वर्मा और उनके साथी मित्रों छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर वो रानी को खोलकर बाहर ले आए थे और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी शिक्षा लेने लगते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती और स्वाभाविक है कि ताज रानी उनकी अराजक अव्यवस्था से की हुई प्रवृत्तियों से प्रभावित ही हो जाती थी। वास्तव में बालक में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है और वास्तविक स्थिति ऐसी है कि बालकों में चेतना के यानी कि विचार के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। यहाँ पर बालकों की बाल मानस की बात की गई है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं और बालकों के लिए पशु हो पक्षियाँ वनस्पति सभी एक ही परिवार का हो जाते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। तो जो निक्की थी नरियो था वो रानी की पूंछ से झूलने लगता था और रोजी नाम का जो कुत्ता था वो इच्छानुसार रानी की गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और लेखिका और उनके भाई बहन सब उसकी पीठ पर रानी की पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते हैं जैसे कि मयूर सिंहासन पर वो बैठे हुए हैं। मयूर सिंहासन यानी कि मोर का आकार का सिंहासन। तो मुहावरे का शब्द समूह के लिए एक शब्द कि सिंह की आकृति वाला आसन यानी कि सिंहासन। तो उन सभी को ऐसा लगता था जब रानी के पीठ पर वो बैठते थे कि वो राजा महाराजा के आसन पर बैठे हुए हो, ऐसा उनको अनुभव होता था। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी और रानी उन सभी की शक्ति और दुर्बलता को पहचानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। यहाँ पर बच्चों दुल्की का मतलब है धीमी। तो रानी उनकी नंगी पीठ पर अयाल यानी कि बाल पकड़कर बैठने वालों को वो धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। और एक बार महादेवी वर्मा जब रानी की पीठ ऊपर बैठती है तब उनके भाई ने पतली संटी रानी के पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इसने न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। लेकिन चोट लगने की तो कोई संभावना ही नहीं थी, परंतु न जाने ऐसा क्या हुआ, उनका स्वाभिमान घायल हो गया या कोई दुखद स्मृति उन्हें याद आ गई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो और
जब रानी के पैरों में संटी मारी तब वो ऐसे वेग से भागने लगी जैसे कि सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का सभी ने दृढ़ निश्चय किया हो। इस तरह वो भागने लगती है। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। जब महादेवी वर्मा के भाई ने रानी के पैरों में पतली संटी मारी तब रानी बहुत वेग से भागने लगती है। तब महादेवी वर्मा उड़न खटोले से वो अपने आप को संभालती है, परंतु उनके लिए गिरना तो निश्चित ही था। उड़न खटोले एक वाहन का नाम है। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। और जब महादेवी वर्मा रानी की पीठ से नीचे गिर जाती है तब रानी जैसे कि अतीत यानी कि भूतकाल से वो वर्तमान में लौट आई हो ऐसा लगता है। और जिस प्रकार और वो रानी एकदम निश्चल खड़ी रह जाती है जैसे कि पछतावा होने के कारण वो पत्थर की मूर्ति की तरह वो खड़ी हो जाती है। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर खड़ा रहना पड़ा और साथियों की चीख और पुकार से उनके पास सभी दौड़कर आते हैं और कुछ दिनों के लिए महादेवी वर्मा को बिछाने पर पड़ा रहना पड़ता है। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। तो जब महादेवी वर्मा स्वस्थ होकर रानी के पास जाती है तब रानी को ऐसा लगता है जैसे कि उनके पछतावा से वो पश्चाताप भरी दृष्टि से नज़र से महादेवी को वो देखकर हिनहिनाने लगती है और उनके आँख में से आंसू भी आ जाते हैं। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे और एक दिन भाई के जन्मदिन पर उनकी नानी उनके भाई के लिए सोने के कड़े भेजते हैं। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। तो वो सभी लोग जब उनके लिए नया कपड़ा हो या आभूषण नया हो तो वो पहनकर वो रानी को दिखाने अवश्य ही जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। तो महादेवी वर्मा के भाई उनके जन्मदिन पर उनकी नानी उनके लिए सोने के कड़े लेकर आती है तो वो पहनकर रानी को दिखाने के लिए वो चला जाता है और न जाने किन प्रेरणा से वह अपने हाथों से दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क उनके कानों में वलय की तरह वो पहना देता है। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए और वो सब खेलने लगते हैं और कड़ों की बात वो भूल ही जाते हैं। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का
आदेश दिया। तो जब महादेवी वर्मा के भाई का जो सोने का कड़ा है वो न मिलने से उनकी खोज की आरंभ करते हैं और उनका जो पिताजी है उनका ध्यान रानी की ओर गया और वहाँ पर जो मिट्टी थी वो मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गुठड़ा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। यहाँ पर एक घटना जो अपनी विचित्रता में स्मरणीय है कि एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा कि एक दिन सवेरे उठने पर उन सभी ने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो जब एक दिन सवेरे रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को सभी लोग देखते हैं, तब सभी पूछते हैं यह कहाँ था, और यह कह कह कर वो रामा को थका देता है। और रामा क्या कहता है कि वह नया जीव जो थे वो रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। और भाई ने उत्साह से पूछा कि रानी के पेट में और भी है, और रामा ने स्वीकृति यानी कि हाँ में उनका सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। यहाँ पर बच्चों विस्मित का मतलब है आश्चर्य। तो सभी लोगों को यहाँ पर आश्चर्य भी हुआ और वो क्रोधित भी हो गए। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। तो भाई ने क्या कहा कि रानी का पेट चीरकर हम उनके पेट में जो बच्चा है वो निकाल ले, और क्योंकि उन बच्चे से निकलने से जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो उनके ऊपर बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जबान दे दिया। तो महादेवी वर्मा क्या कहती है कि उनके भाई ने जो प्रस्ताव डाला था वो उनको भी उचित लगा, लेकिन जब दोपहर के समय उनका भाई साग काटने का एक चाकू लेकर आया था, तब उनकी हिम्मत का भी अंत हो जाता है। यहाँ पर बच्चों मुहावरे का अर्थ है कि जबान दे देना यानी कि अंत हो जाना, नष्ट हो जाना। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया और एक दूसरी समस्या पर उनका ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे, कि जब रानी का पेट चाकू से हम फाड़ेंगे तब बाद में हम पेट कैसे सिएंगे।
माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था और माँ के पास जो सोई थी वो छोटी थी और उनसे भी सीना तो संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सुजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। और जब कुछ दिनों के बाद रानी का जो घोड़े का जो बच्चा है, शिशु है, वो बड़ा होकर दौड़ने लगता है, तब उनका जो क्रोध है वो न उन्हें स्मरण रहा और न ही प्रस्ताव। तो बच्चों, इस गद्य खंड में यानी कि इस रेखा चित्र में प्राणियों की प्रति मनुष्य की दया भावना बताई गई है और पशु प्राणियों से हमें कुछ भी ठेस पहुंचानी न चाहिए। उनके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि रानी जो रेखा चित्र है उनके बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। जो यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और साथ में मैंने यहाँ पर मुहावरे का अर्थ भी लिखा है। ये मुहावरे का अर्थ भी आपको नोट में लिखना है। और साथ यहाँ पर है प्रश्नों 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सफ़ेद टट्टुओं के बारे में रामा ने बच्चों से क्या बताया। दूसरा है, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है। तीसरा है, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं। चौथा है, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी। पांचवा है, जन्मदिन पर नानी ने क्या भेजा। प्रश्नों 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए। दूसरा है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों। और नीचे प्रश्न 3 है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्दों लिखिए। पहला है, ज्ञान में वृद्धि करने वाला। दूसरा है, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ। तीसरा है, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी। तो बच्चों, शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ, प्रश्नों के उत्तर और शब्द समूह के लिए एक शब्दों आपको होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखकर भेजना है। धन्यवाद।